द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर लेजिस्लेटिव सपोर्ट, जो कि एज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीसीएस सिस्टम के तहत। सो बेसिकली अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि संसद में कानून को किस तरह से जो है बनाया जाता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम सभी को होती है कि लेजिस्लेटिव क्या होती है और एग्जीक्यूटिव क्या होती है। हमारी पार्लियामेंट में जैसे कि हमें पता है कि 4 पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड आर मीडिया। जो लेजिस्लेटिव होती है उसका काम होता है कानून को बनाना, जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम होता है जो कानून बनाया जा चुका है उसको लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कराना ताकि सभी लोग उसको फॉलो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में लास्ट ईयर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी कर दिया गया था सभी के लिए। इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसको किस तरह से एक्ट बनाया गया दिल्ली में। सबसे पहले ये एक सफ़ेद कागज़ था जहां पर जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी राय रखी कि दिल्ली में इस तरह का एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि सभी लोग जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें। ड्राफ्ट था, जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पे इन्होंने बैठ के बात करी, डिस्कशन किया। उसके बाद जो भी मिनिस्टर होता है जिसको भी ये बिल पेश करना था, उसके बाद परमिशन के तहत इसे लेजिस्लेचर में ले जाया गया, तब ये एक बिल था। जब भी हम बिल की बात करते हैं तो जब वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में गया, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वहाँ पर गया, तब उसको बिल माना गया क्योंकि उस पर अब डिस्कशन होना स्टार्ट होगा। जो भी अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं, जो भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो इस पे बैठ के डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं और किसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तब ये एक बिल था। अब इसके आपको एक बात समझ आई कि हाँ, जब इस पे एक मेजॉरिटी मिल गई कि हाँ इस जो भी ये ड्राफ्ट है इसको हमें एक्ट बना देना चाहिए, तब ये बिल हो जाता है पास और तब ये बन जाता है एक एक्ट। तो यहाँ पे आपने 3 प्रोसीजर समझे कि इससे पहले जब ट्रैफिक रूल्स को बनाने की बात की गई थी, जब ये ड्राफ्ट को किस तरह से लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाएगा उसकी बात की गई थी, तब ये था एक ड्राफ्ट। इसे स्टेट लेजिस्लेचर में जाके इसे प्रेजेंट किया गया, तब ये बन गया बिल। जब इस पर डिस्कशन हो गया और एक मेजॉरिटी मिल गई कि तब ये बन गया एक एक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आता है मेन रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि लोगों के बीच में ये जो एक्ट बना है इसको रूल के तहत जो है इम्प्लीमेंट करवाएगी ताकि सभी लोग जो है इसे फॉलो कर सके। जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं सब लोग इसको फॉलो करें। इसके लिए जो भी यहाँ पे पुलिस आ जाती है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर आ जाते हैं, इनका काम होता है, इनका काम है कि जो भी एक्ट बना है ट्रैफिक रूल से रिलेटेड ये लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कराए और जो भी उस रूल को फॉलो ना करे उसको पनिशमेंट दे। यहाँ पर हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, जो भी एक्ट बना है उसको लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कराना। ये था हमारा एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ओवरव्यू। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस एक्चुअल क्या है पार्लियामेंट में उसके बारे में। द फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नॉन एज गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। सबसे पहले एक चीज समझो, जो भी प्रोसीजर है बिल को पास करवाने का, दोनों ही हाउस में एक तरह से सिमिलर प्रोसेस से होकर उसे गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसे प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए। जो भी बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, जिसके कहा जाता है गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि जो गवर्नमेंट बिल है एंड जो प्राइवेट बिल है वो क्या होता है। जो गवर्नमेंट बिल है वो ऑफ कोर्स इस बिल को पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर के द्वारा ही प्रेजेंट किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बिल की, इसे मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का उसके द्वारा इस बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट में। मिनिस्टर के साथ साथ जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का, चाहे वो कमेटी का मेंबर हो, वो इस बिल को प्रेजेंट कर सकता है इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट बिल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल ही जाएगी, जबकि जो प्राइवेट बिल होता है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसे पार्लियामेंट में अप्रूव मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है तो उसे पहले से 7 दिनों का नोटिस देना पड़ता है कि 7 दिनों के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। जो भी प्राइवेट बिल होता है उसके इंट्रोडक्शन के लिए 1 महीने पहले से नोटिस दे दिया जाता है पार्लियामेंट में। उसके अप्रूवल के बाद ही प्राइवेट बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी गवर्नमेंट बिल होता है वो कहीं ना कहीं जो भी रूलिंग पार्टी है वो कौन सा एक्ट लाना चाहती है उसके बारे में होता है, जबकि जो प्राइवेट बिल होता है वो जो भी अपोजिशन पार्टी एक्ट लाना चाहती है उसके बारे में होता है। दैट्स द बिग रीजन कि क्यों गवर्नमेंट बिल के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसे पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाएगा एक्ट बनने के लिए, जबकि जो भी प्राइवेट बिल होते हैं उसके कम चांसेस होते हैं कि उसे पार्लियामेंट में एक्ट बनने के लिए अप्रूवल मिलेगा। बिल को अप्रूवमेंट मिलेगी या नहीं,
ये तो हमने जान लिया, बट किस तरह के बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, अब हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, द सेकंड इज मनी बिल, द थर्ड इज फाइनेंशियल बिल एंड द फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो ये 4 तरह के बिल हैं जिन पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं और इसको कौन प्रेजेंट कर सकता है पार्लियामेंट में। ऑर्डिनरी बिल एक ऐसा बिल होता है जो किसी भी मैटर से रिलेट करता है और उस पर कोई मिनिस्टर चाहता है कि लॉ बना दिया जाए, तो इट related with any matter, every ordinary bill has to pass through the following stages in the parliament। जो इसका प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में पास होने का, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। वहां पर इस तरह के बिल्स पर जो है बातचीत की जाती है, डिबेट की जाती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होते हैं जहां से इस बिल को होकर गुजरना पड़ता है। इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग में। जो फर्स्ट रीडिंग होती है इसमें क्या होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय द मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। यहाँ पर ऐसा जो बिल है, अब ऑर्डिनरी बिल में क्या आ जाएगा, जैसे हमने ट्रैफिक रूल्स की बात करी, ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड कोई एक्ट आ जाता है या किसान बिल से कोई रिलेटेड एक्ट आ जाता है। तो ये सारे किसी भी मैटर से रिलेट करते हैं, इसका कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी बिल। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, जब यहाँ पर आती है एक लाइन जिसे हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल अ मिनिस्टर हैज टू आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस। सो लीव ऑफ द हाउस इसका क्या मतलब है, लीव ऑफ द हाउस इसका ये मतलब है कि बिफोर प्रेजेंटिंग बिल इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, जो भी मिनिस्टर है या फिर जो भी अपोजिशन का लीडर है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस दिन में, हम इतने दिनों के बाद, फर्दर नोटिस के बाद इस बिल को प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में या राज्यसभा में। सो लीव ऑफ द हाउस का मतलब यही होता है कि परमिशन लेना उस बिल को प्रेजेंट करने के लिए। व्हेन द बिल ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस, जब इससे परमिशन मिल जाती है, द इंट्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस द बिल बाय रीडिंग एंड टाइटल, जब इस बिल को अप्रूवल मिल जाता है कि यस यू कैन प्रेजेंट दिस बिल। सो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूसर होता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, वो इसकी रीडिंग करता है उसके टाइटल से कि इस बिल में मेनली इसका टाइटल क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नो डिस्कशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। यहाँ पे जो इंट्रोड्यूसर होता है वो उस बिल का ऑब्जेक्टिव बताता है और उसका टाइटल डिस्कस करता है। डिबेट आगे के जो रीडिंग्स है उसमें होती है। ओके, फर्स्ट स्टेज पढ़ने के बाद हमने ये देख लिया कि फर्स्ट स्टेज में किस तरह से बिल को रखा जाता है पार्लियामेंट में, बट अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स डिटेल स्क्रूटनी, यानी कि ये एक ऐसा स्टेज होता है सेकंड रीडिंग का जहाँ पर जो भी बिल रखा गया है पार्लियामेंट में इसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। जो सेकंड स्टेज होता है, यहाँ पर भी 3 स्टेजेस होते हैं इस बिल को रखने के लिए। जो फर्स्ट होता है वो होता है जनरल डिस्कशन। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपीज होती है बिल से रिलेटेड वो भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं उनमें बांट दी जाती है, बट इस पे जो डिटेल डिस्कशन है वो अभी नहीं होता है। यहाँ पर जो भी बिल में प्रावधान दिए गए हैं वो संविधान के अनुसार है या नहीं, इस पे डिस्कशन होता है। उसके बाद आता है कमेटी स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो सिलेक्ट कमिटीज और मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में किन किन तरह की कमिटीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्रेफरिंग कमेटी होगी उस बिल से रिलेटेड उसको ये बिल दे दिया जाएगा स्क्रूटनी करने के लिए और डिटेलिंग करने के लिए। उसके बाद जो बिल है वो वापस चला जाता है कहाँ पर, हाउस में। उसके बाद आता है कंसीडरेशन स्टेज। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल कंसीडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। जब आता है कंसीडरेशन स्टेज, यहाँ पर जो बिल है उसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, उस पर जो है डिटेलिंग की जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपने समझा ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल को किस तरह के फर्स्ट स्टेज में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय टाइटल। और फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जनरल डिस्कशन, जहाँ पे कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद जो कमेटी है वो उस बिल को पूरी तरह से एग्जामिन करती है इन डिटेल और जो भी उसके प्रोविजन है उनको भी डिस्कस करती है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज, जहाँ पे जो बिल है उसको अगेन हाउस में भेज दिया जाता है और जो मिनिस्टर है उस पे उसके क्लॉज के अनुसार चर्चा करते हैं कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं थर्ड रीडिंग की। अब इस रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर उस बिल से रिलेटेड डिबेट की जाती है और फाइनली यहाँ पर ये पता चल जाता है कि इस बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वोट कर देते हैं कि उन्हें ये बिल एक्सेप्ट है, सो द बिल इज रिगार्डेड पास बाय द हाउस, देन जो बिल होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है सेकेंड हाउस में, जहां पर यही सेम प्रोसीजर होता है फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग का।
यहाँ पर एक बात समझो, अगर बिल जो है लोकसभा के मिनिस्टर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जितनी भी रीडिंग्स है ये लोकसभा में होगी, उसके बाद जो बिल है वो राज्यसभा में जाएगा। कोई बिल राज्यसभा लाना चाहता है तो जो रीडिंग है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग ये राज्यसभा में पहले होगी, उसके बाद जो बिल है वो ट्रांसमिट किया जाएगा लोकसभा को। बिल इन द सेकंड हाउस ने बात करी कि फर्स्ट हाउस में जब बिल पास हो जाता है ऑल 3 स्टेजेस से, अब बात होती है सेकंड हाउस की। यहाँ पर सेकंड हाउस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो सकता है या फिर वो राज्यसभा हो सकता है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब हम इसे देखते हैं। इन द सेकंड हाउस द बिल पासिस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस। फर्स्ट हाउस में जो भी स्टेजेस थे यहाँ पर भी वही सेम स्टेजेस जो हैं वो रिपीट होंगे। सो द सेकंड हाउस में पास द बिल or it may reject. If second house does not take any action for 6 months to resolve this, the president can summon a joint meeting, and if voting gets majority, then the bill is deemed to have been passed by both the houses. तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि बिल गया है राज्यसभा में, लोकसभा का बिल था, अब गया है राज्यसभा में पास होने के लिए, बट राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करना चाहता और 6 मंथ हो चुके हैं और राज्यसभा ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक जॉइंट मीटिंग बुलाएगा लोकसभा और राज्यसभा के मिनिस्टर्स की। अगर यहाँ पर वोटिंग हो जाती है मेजॉरिटी में कि हाँ इस बिल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर बिल जो है वो पास कर दिया जाएगा। यहाँ पर मान लिया जाएगा कि जो बिल है वो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेस से पास हो चुके हैं। अब आता है फाइनल स्टेज जो कि है प्रेसिडेंट की सहमति मिलना। एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। इफ द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों हाउसेस से उस बिल को अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद बिल को पेश किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने। जब प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति दे देता है तब उस बिल को मान लिया जाता है एक्ट। अब वो बिल नहीं रहा, अब वो बन गया है एक्ट। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, if it is passed by both the houses again with or without amendments, the president must give his assent to the bill। यहाँ पे क्या होता है, अगर जो प्रेसिडेंट है वो बिल को दोबारा से भेज दे दोनों हाउसेस में कि जाओ आप इस पे दोबारा से कंसीडर करो कि इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो जो हाउस है वो दोबारा से बिल राष्ट्रपति को दे देते हैं तो राष्ट्रपति को यहाँ पर अपनी अपनी जो है सहमति उस बिल को देनी ही पड़ती है। यहाँ पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उस बिल को बना दिया जाता है एक्ट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जैसे कि पढ़ा हमारे 4 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। अब हमने फर्स्ट बिल के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और इसको एक्ट कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कि संविधान से रिलेटेड अगर हमें बदलाव करना है तो क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से वो बिल पास होता है लोकसभा या राज्यसभा में। सो फर्स्ट हम देखते हैं, like any other constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself. The procedure is neither as easy as in Britain nor as difficult as in US. Indian Constitution is neither flexible nor rigid. It means कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में, अगर वहाँ पे हमें संविधान में बदलाव करना है, सो वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर उन्हें बदलाव करना है तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि उन्हें लोकसभा या राज्यसभा से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप उस बिल को अमेंड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं यूएसए की, सो यूएसए का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट होता है कि अगर किसी बिल को पास करना है सो इसे बहुत लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा और अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन सबसे अलग है। यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसे आसानी से बदल दिया जाए और ना ही इतना कठोर है कि अगर वो किसी के हित में नहीं है तो उसे बदला ही ना जा सके। द प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन आर्टिकल 368। सो आर्टिकल 368 में मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में मेंशन है। An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of bill in either of the house of parliament। इस बिल को अगर हमें पेश करना है पार्लियामेंट में तो इसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसे राज्य की विधानसभाओं में पेश करो। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कौन होता है। इट डज नॉट नीड प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। इस बिल को अगर पेश करना है कि हमें संविधान में बदलाव करना है तो इसे राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं होती। इस तरह के संविधान में बदलाव करने वाले बिलों को राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं होती है, इसे बिना सहमति के भी राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली
दोनों हाउसेस को जो बिल है सेपरेटली पास करना होगा. इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस. मान लो राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल फंस जाता है, मीन्स कि राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा नहीं करते, या लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा ना करे. तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि राष्ट्रपति इनकी जॉइंट मीटिंग बुलाएगा और मेजोरिटी अगर मिल जाएगी तो वो बिल पास हो जाएगा. सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. अगर इस बिल को डिसएग्रीमेंट मिल जाता है तो ये बिल पास नहीं होगा. So, if the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must be ratified by the legislature of half of the states by simple majority. इट मीन्स अगर कोई फेडरल प्रोविजन यानी कि संघीय ढांचे से रिलेटेड कोई मैटर है तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसे पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा उसके साथ साथ जितनी भी विधानसभाएं हैं देश में, जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें से आधी विधानसभाओं की परमिशन की जरूरत होगी बाय सिंपल मेजोरिटी. ओके, सो एंड ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी. इट मीन्स सिंपल मेजोरिटी के जरिए जब जितनी भी विधानसभाएं उसे एक्सेप्ट कर लेती है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट. राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी. ही कैन नीदर विदहोल्ड हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. वो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उन्हें अपनी असेंट देनी होगी, वो बिल को रोक कर नहीं रख सकते और ना ही उसे वापस भेज सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के पास दोबारा से चर्चा करने. आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम एन एक्ट. सो जब राष्ट्रपति की यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो यहाँ पर एक्ट बन जाता है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जो समझने वाली बात ये है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो कि फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है यानी कि संघीय ढांचे से रिलेटेड है, यानी कि जिसका इफेक्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर पड़ेगा, तो यहाँ पे जितने भी विधानसभाएं हैं अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं उनसे परमिशन चाहिए होगी सिंपल मेजोरिटी के जरिए. उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी. उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो बन जाएगा अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. मनी बिल. सो हमने अब बात कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की और ऑर्डिनरी बिल की. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मनी बिल एक्चुअल में क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है. इसका प्रोसेस क्या होता है एक एक्ट बनने का बिल से. आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल. Article 110 of the Constitution deals with the definition of money bill. Article 110 है वो डील करता है मनी बिल से. It states that a bill is deemed to a money bill if it contains only these provision. यानी कि मनी बिल क्या है और ये हमें कैसे पता चलेगा कि यही मनी बिल है. सो यहाँ पर आर्टिकल 110 में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं. अगर वो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं सो हम मान सकते हैं कि यस दैट इज कॉल्ड मनी बिल. सो द फर्स्ट इज इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. किसी भी टैक्स को लाना या किसी भी टैक्स का अबॉलिशन करना ये मनी बिल में आता है. द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर मनी बोरो करती है कहीं से तो उसको हम मनी बिल कंसीडर करेंगे. सो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड. जो हम आगे पढ़ेंगे जो आने वाले टॉपिक्स में, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो क्या होता है, एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि है वो प्रेसिडेंट के अंडर आता है. और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है अगर उनमें से फंड लेना है गवर्नमेंट को सो उसे पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है. द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India or increasing the amount of such expenditure. अगर consolidated fund of India में कुछ हमें expenditure बढ़ाना है तो हम उसे money bill consider करेंगे. The receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such bills, such money or the audit account of union or a state. तो जो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि अगर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से मतलब जो कि पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट को वहाँ से फंड लेना है या कंटिजेंसी फंड से लेना है जो कि प्रेसिडेंट के अंडर आता है और जो किसी भी इमरजेंसी के टाइम में यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट. जब कोई आपदा आ जाती है तो लोगों से ये अपील की जाती है कि वो
अपनी तरफ से जो फंड है वो रेज करें। इन तीनों तरह के फंड की जो रिसिप्ट होती है, उनका जो भी अकाउंट होता है कि यहाँ से गवर्नमेंट ने कितना फंड लिया है, उसका लेखा जोखा, तो हम इसमें इसको मान सकते हैं मनी बिल में। सो आपको ये चीज़ समझ आई, जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, कंसोलिडेटेड, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हम कंसिडर करेंगे कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। ओके, सो हमने यहाँ देख लिया कि अगर किसी बिल में ये टॉपिक्स हैं, सो उसको कंसीडर किया जाएगा मनी बिल। अगर फिर भी क्वेश्चन रेज होता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, सो यहाँ पर क्या है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, और उसका डिसीजन वहाँ पे फाइनल समझा जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासिंग द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि मनी बिल का एक स्पेशल प्रोसीजर होगा लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट करने का, और वो किस तरह से पास होगा उसका। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे एक बात समझो कि अगर मनी बिल है, सो उसे सबसे पहले यहाँ पे परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट उस बिल को अलाउ कर देंगे, उसके बाद ही जो वो बिल है वो मनी बिल लोकसभा में रखा जाएगा डिस्कशन करने के लिए। सो यहाँ पे एक बात समझो, जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी हो उस बिल को कि यस, आप इस बिल को जो है लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल में, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। सो जो सेम रीडिंग्स होंगी वो लोकसभा में रिपीट की जाएगी जब मनी बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। सो ये जो मनी बिल है उसको सिर्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर, इट मीन्स जो मिनिस्टर है वही पेश कर सकते हैं लोकसभा में। आफ्टर अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा of its recommendation. It must return the bill within 14 days with or without recommendation. So यहाँ पे क्या है, जब बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, जैसे कि हमने ऑर्डिनरी बिल में पढ़ा था, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, इन स्टेजेस से गुजरने के बाद जब वो बिल लोकसभा में पास हो जाएगा, तब उसे राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाएगा कंसिडरेशन के लिए। राज्यसभा को जो बिल है उसको कंसीडर करके उसे 14 डेज के अंदर लोकसभा को वापस देना होगा विद या विदाउट रिकमेंडेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब if the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, bill deemed to have been passed by both the houses। यहाँ पे मान लो कि राज्यसभा को उस बिल से कोई आपत्ति है और राज्यसभा ने वो बिल 14 डेज के अंदर कंसल्ट करके नहीं दिया, तब भी बिल है ऐसा मान लिया जाएगा कि ये दोनों हाउसेज से पास कर दिया गया। सो यहाँ पे हमें पता चलता है द लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा रिगार्ड टू मनी बिल। सो यहाँ पे एक बात समझो, अगर मनी बिल है सो वहाँ पे ज़्यादा पावर लोकसभा की ही होगी, तभी यहाँ पे दोनों हाउसेज से हमने पास मान लिया बिल को। सो फाइनली अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट है ही में ईदर गिव हिज असेंट। ओके, सो जो बिल है उसको जब राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा, जो राष्ट्रपति है या तो उस बिल को अपनी असेंट दे सकते हैं या फिर उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन वापस रिकमेंडेशन के लिए उस बिल को नहीं भेज सकते जो हाउसेज है उनके पास। सो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ऐसा मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट की जो है असेंट वो मिल ही चुकी है बिल को, क्योंकि जब बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था तब यहाँ पर प्रेसिडेंट की ही फर्स्ट हमें रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तभी उस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। सो यहाँ पे आपने एक बात समझी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रायर परमिशन बिल को पहले ही मिल चुकी है, इसलिए बिल को जनरली ऐसा समझा जाता है कि बिल को राष्ट्रपति से सहमति मिल चुकी है। ओके, सो हमने यहाँ पे मनी बिल को समझ लिया है कि मनी बिल क्या है और किन मैटर से डील करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंफ्यूजन इस बात पे क्रिएट हो सकता है कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट उस डिफरेंस को क्लियर करेंगे। सो इसको आप ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल दैट डील विद फिजिकल मैटर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। सो जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो ऐसे बिल होते हैं जो कि फिजिकल मैटर्स यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार जब पूरे देश का काम संभाल रही है तो सरकार को कितने उधार की जरूरत है और सरकार ने कितना जो है एक्सपेंडिचर किया है पूरे साल में, उसके बारे में होता है फाइनेंशियल बिल। सरकार के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, सरकार के द्वारा कितना खर्च किया गया है। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल बिल। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल और मनी बिल में डिफरेंस क्या होता है।
मनी बिल क्या होते हैं? आर्टिकल 110, जैसे कि हमने अभी लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा कि आर्टिकल 110 में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर वो टॉपिक्स आते हैं तो उसको समझा जाएगा कि वो है मनी बिल, और अगर कुछ भी फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सो लोकसभा का जो स्पीकर है उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। ओके, यहाँ पे सेकंड आता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड। इनमें क्या टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में क्या है, फाइनेंशियल बिल सेकंड में क्या है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है वो आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के तहत, एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है वो आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के तहत। Okay, so all money bills are financial bill, but all financial bills are not money bill. Only those financial bills are money bill which are mentioned in Article 110 एंड सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो यहाँ पे अब एक लाइन आती है जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि मनी बिल क्या है और फाइनेंशियल बिल क्या है। सो यहाँ पे एक बात समझो, जो मनी बिल है ये मानो जो मनी बिल है उसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल बिल। ओके, यहाँ पे हम मनी बिल कहेंगे या फाइनेंशियल बिल, बात एक है। लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड, हम उनको नहीं कह सकते कि वो मनी बिल है। यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि जो मनी बिल है उसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल बिल, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है उसको हम मनी बिल नहीं कह सकते, क्योंकि ओनली दोज फाइनेंशियल बिल वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल कहलाएंगे जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन है, जिनके टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक में देखे थे मनी बिल वाले टॉपिक में, सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे इस बात से ये क्लियर हो जाता है हमें कि मनी बिल क्या होते हैं और फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं। मनी बिल जो है, जितने भी मनी बिल है उनको हम कहेंगे फाइनेंशियल बिल, जो कि आर्टिकल 110 में है। बट जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड है, हम उनको मनी बिल नहीं कहेंगे, सिर्फ उन्हीं मनी बिल को फाइनेंशियल बिल कहा जाएगा जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन है। क्योंकि जनरली जो मनी बिल्स होते हैं वो एक स्पीसीज ही होती है, एक पार्ट ही होते हैं फाइनेंशियल बिल्स के। ओके, सो द फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट एंड द फाइनेंशियल बिल्स सेकंड हैव डेल्ट विद इन आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 117 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड। जनरली ना आपको ये जो बिल्स है ना कौन से आर्टिकल में मेंशन है इसको लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में या फिर एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। सो जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में मेंशन है, और जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है वो आर्टिकल 117 में मेंशन है। ओके, सो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट क्या है? Bill that contains not only any or all the matters mentioned in Article 110 but also matters of general legislation. So जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है वो डील करता है जो मनी बिल है उसके साथ साथ ऐसा कोई बिल आ जाता है जो कि मनी बिल जैसा ही है बट हम उसको ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे मनी बिल। सो ऐसे जनरल लेजिस्लेशन से भी यहाँ पे फाइनेंशियल बिल जो है डील करता है। सो दिस इज सिमिलर टू अ मनी बिल। बोथ ऑफ द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो जो मनी बिल की तरह ही अगर हमें फाइनेंशियल बिल को पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में प्रेजेंट करना है, सो यहाँ पे फर्स्ट हमें परमिशन चाहिए और रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे तभी भी लोकसभा इस पर जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेगी। सो इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज, द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक। सो यहाँ पर अगर लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि जनरली राज्यसभा का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पे जो मीटिंग है वो अटक जाती है, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक जॉइंट मीटिंग लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जा सकती है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही कैन ईदर गिव हिज असेंट और विदहोल्ड और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज। सो यहाँ पर क्या है, अगर जब प्रेसिडेंट के सामने बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, सो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है या तो वो उस बिल को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या है? अ फाइनेंशियल बिल सेकंड कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो टर्म है इसका ये मतलब है एक ऐसा फंड होता है जहां से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जो है वो करती है, यानी कि जो जितने भी रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास आते हैं, जितना भी गवर्नमेंट उन रेवेन्यूज में से किसी प्रोजेक्ट पे खर्च करती है, जितना भी लोन्स गवर्नमेंट को मिलता है या जितना भी लोन्स गवर्नमेंट ने लिया है उसकी दोबारा
गवर्नमेंट को उस लोन को रीपेमेंट करना है। सो ये सारा फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाता है, जो कि गवर्नमेंट का होता है। अगर यहाँ पे समझ में आ गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो आएगा फाइनेंशियल बिल सेकंड में, और कोई भी ऐसा मैटर नहीं आएगा जो कि आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल से रिलेटेड, यहाँ पे ऐसा कोई भी मैटर डिस्कस नहीं किया जाएगा। ओके, पे डिफरेंस है वो क्लियर है कि मनी बिल 110 जो टॉपिक्स है वो उससे रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो होता है, जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है वो डील करता है 110 के टॉपिक्स के साथ साथ ऐसे टॉपिक्स जो लॉ से रिलेटेड है या फिर मनी बिल जैसे ही है उनसे। और जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है वो डील करता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू लिया है और कितना एक्सपेंडिचर किया है उससे। यहाँ पे इन तीनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्लियर है। ओके सर, the special feature of the bill is that it cannot pass by either of the House of Parliament unless the President has recommended to that House to consider the bill. जब तक फाइनेंशियल बिल को परमिशन नहीं मिलती प्रेसिडेंट से कि उस बिल को लोकसभा में या फिर किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जाए, जब तक वो बिल पास नहीं किया जा सकता लोकसभा या राज्यसभा से। द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो सेम ही है जो ऑर्डिनरी बिल का होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहां पर तो क्या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जब उस बिल को कंसीडर किया जाता है तब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। सो जॉइंट मीटिंग होगी, क्योंकि अगर किसी भी हाउस में किसी भी हाउस राज्यसभा या लोकसभा में उस बिल पे सहमति नहीं बन पाती तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक जॉइंट मीटिंग की जाएगी। व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही कैन ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल और withhold his assent or return the bill for reconsideration of the houses। जब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा सो उसके पास चॉइस है, या तो वो उस बिल को साइन कर दे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे हाउसेस के पास, या फिर उस बिल को या तो उस बिल को होल्ड करके रख ले। सो जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलेगी वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी उस फाइनेंशियल बिल को एक एक्ट बनाने के लिए। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बिल्स जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में और उसका क्या प्रोसीजर होता है एक बिल से एक्ट बनने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay, so and this video is really helpful for you guys in learning different terms about the parliament. Make sure you have subscribed the channel. If you have any query related to this topic, so you can ask me in comment box. Okay, so do like the video, subscribe the channel और share कर दो इस वीडियो को अपनी सभी classmates के साथ. Okay, so we'll meet in our next video. Thanks for watching.